ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल विच इज ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व पाथ in terms of its rectangular components, let us consider a particle which is traveling along this space curve जो कि आपको यहाँ शो की गई है. At any instant this particle is at a position which is being shown to you here, this position P. और again आपसे कहा जाए कि इस particle की आप position define करें किसी भी instant पे, तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए इससे पहले जो हमने जनरल कर्वीलिनियर मोशन में बात की थी कि वी आर गोइंग टू यूज पोजीशन वेक्टर जिसको हमने पोजीशन वेक्टर आर कहा था. बट सिंस वी आर टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जी, सो बेसिकली ये आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये इस टर्म में आ जाएगा समथिंग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. सो द पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी ऑफ द फॉर्म r vector equal to xi plus yj plus zk, where I, j and k are the unit vectors along the x, y and z axis, and this small x, small y and small z are basically the position coordinates के जिस position पे वो lie करते हैं at that particular instant. So यहाँ ये x, y और z coordinates हैं उस point के जिसके ऊपर इस instant पे ये particle जो है वो lie करता है. So जब भी आपसे कहा जाए कि पार्टिकल कर्व में ट्रेवल कर रहे हैं और एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी पोजीशन डिफाइन करें तो इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड यूजिंग द पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के एज बाय द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर. अगर आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है और मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दें तो द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. So this is how you can find the magnitude of any vector. अगर आपको उसके components पता हैं x, y और z पता हैं तो आप उनको इस्तेमाल करते हुए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन कर दें, इफ अगर तो ये 2D सिस्टम है तो फिर तो डायरेक्शन आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग एंगल थीटा, कॉस और सॉरी टेंजेंट थीटा वाली आप चीज यूज करते हुए इस पोजीशन वेक्टर का थीटा डिफाइन कर सकते हैं. बट जनरली अगर 3 डायमेंशन है तो आप फिर थीटा के बजाय आप जो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप बेसिकली यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपको यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए कहा जाए तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो भी वो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. सो अगर आपको पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो आप आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर दें तो यू आर गोइंग टू गेट a unit vector in the direction of this r vector. So आपके पास ये एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा ur जो कि इस r के डायरेक्शन को डिफाइन करता होगा. So this is how you can define the position of a particle once it is traveling along a curved path in terms of its rectangular components x, y, z components using unit vectors I, j and k. Okay, now let's suppose that you are being asked to define the velocity of this particle. So velocity के लिए हमने क्या किया था कि इससे पहले अभी जब हम जनरल कर्वीलिनियर मोशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो velocity वेक्टर होता है v वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू dr वेक्टर. सो ये आपके पास velocity वेक्टर आ गया था dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. ऐसे ही है, हमने velocity इसी तरह डिफाइन की थी. जी समझ आ रहा है सारों को? Yes. Okay, so in the previous slides we defined the velocity vector in general terms as v vector equal to dr vector divided by dt. So for this specific coordinate system which is the xyz coordinate system, अगर मैं आपसे कहूँ कि velocity vector find out करें कि ये particle किस instantaneous velocity से travel कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आप इसी r vector को with respect to time जो है वो differentiate कर दें. So v vector is going to be dr vector divided by dt, that is d over dt xi d over dt yj plus d over dt zk. अब मुझे एक और बात बताएं कि ये जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं i, j और k, क्या इनमें कोई चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनके मैग्नीट्यूड में, इनके डायरेक्शन में? Since they are unit vectors, so their magnitude is would remain to be equal to unity. जहां तक ताल्लुक इनके डायरेक्शंस का है तो चूंकि आपके पास ये एक्स वाई और जी एक्सिस फिक्स हैं, ये एक्स वाई जी एक्सिस चेंज नहीं हो रही, सो हर इंस्टेंट पे इनके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगी. देयरफॉर आप जब d by dt xi करेंगे तो एक तरह से i
या जे या के जो है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको आप बाहर कर लेंगे। dx बाई डी टी आपके पास x डॉट बन जाएगा, dy बाई डी टी आपके पास y डॉट बन जाएगा, और dz बाई डी टी आपके पास z डॉट हो जाएगा। सो द वेलोसिटी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk, where vx is x dot, vy is y dot and vz is z dot। जब भी हम डॉट की बात करते हैं, डॉट इज बेसिकली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब हम x डॉट कहते हैं तो इट इज बेसिकली इक्वल टू dx बाई डी टी। y डॉट का मतलब क्या है कि इट इज dy बाई डी टी, और z डॉट का मतलब क्या है कि इट इज dz बाई डी टी। सो व्हेनेवर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk के तौर पे डिफाइन हो, जिसमें x, y और z तीनों आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन हो, और आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करें, तो दैट वेलोसिटी वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट k। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि किसी इंस्टेंट पे आपके पास r जो है वो 3t स्क्वायर i प्लस 4t स्क्वायर j के तौर पे डिफाइन है, और आपसे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3t स्क्वायर i का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6t बन जाएगा। इसी तरह 4t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 8t बन जाएगा। तो आपके पास अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो 6ti प्लस 8tj हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई k कंपोनेंट भी है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे आपको गिवन है, आप उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट vz, या जिसको हम z डॉट कह रहे हैं। सो whenever this x, y and z are defined to you as a function of time, you can write that position vector, differentiate that position vector once with respect to time. So you are going to get the velocity vector, which is going to be of the form vxi plus vyj plus vzk, where vx, vy and vz are basically the first derivative of x, y and z with respect to time. अब आपके पास velocity vector जब आ जाए, तो जब भी कोई वेक्टर आपके पास मौजूद हो और मैं आपसे कहूँ कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसके तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके आप अंडर रूट लेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी वेक्टर। और जिस तरह अभी हमने बात की थी डायरेक्शन के लिए, जनरली 2D में तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि टेन थीटा इज वी वाई ओवर वी एक्स, तो इससे आपको वो एंगल निकल आता है 2D में। लेकिन जब 3D की हम बात कर रहे हो तो जनरली हम जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन डिफाइन करते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर uv, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू द वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, बट इन जनरल वेलोसिटी का ओवरऑल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो कुछ चीज़ जो आप वेलोसिटी के हवाले से पूछना चाहें, एनीवन वॉलंटियर? ओके, सो सिंस यू हैव नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द वेलोसिटी। उसके बाद अभी हमने जनरल कर्विलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन किस तरह डिफाइन की थी। हमने कहा था कि द एक्सेलरेशन वेक्टर, जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, so the instantaneous acceleration a vector is basically defined as dv vector divided by dt. So this is how we have defined the acceleration when we were discussing the general curvilinear motion of a particle. Now with reference to this specific coordinate system, since v is defined to you as vxi plus vyj plus vzk, so जब हम acceleration की बात करते हैं तो acceleration is dv by dt, which is equal to axi plus ayj plus azk, where ax, ay and az are the three components of acceleration along the x, y and z axis. As far as their magnitude is concerned, ax आपके पास एक और दफ़ा उस वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो ax इज बेसिकली v डॉट विच इज इक्वल टू x डबल डॉट, ay इज vy डॉट और y डबल डॉट, az इज vz डॉट या इसको हम z डबल डॉट कह लें। सो अगर x, y और z जो पोजीशन वेक्टर के लिए आपने इस्तेमाल किए थे वो आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे गिवन है, तो आप उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस z डॉट के। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए आप उसी वेलोसिटी वेक्टर को एक और दफ़ा डिफरेंशिएट कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट एक्सेलरेशन वेक्टर। सो ए वेक्टर जो है वो आपके पास x डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस z डबल डॉट के के तौर पे मौजूद होगा। अब अगेन एक्सेलरेशन वेक्टर आपको मिल गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो उसके तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके आप अंडर रूट लेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन वेक्टर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि उस
एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन कर दें तो वो आप यूनिट वेक्टर यू ए की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपने ओरिजिनल एक्सेलरेशन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया तो आपको जो है वो उसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है. एंड बाय डेफिनेशन दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द होडोग्राफ, नॉट टेंजेंट टू द कर्व. वेलोसिटी वेक्टर आपका टेंजेंट टू द कर्व होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा आपका टेंजेंट टू द होडोग्राफ होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं. ओके, सो चूंकि खामोशी है सो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि ये डॉट वाले रिपीट कर दें प्लीज. क्या रिपीट कर दूं सर? ये वी के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है, एक्स के ऊपर डबल डॉट. देखें, इसमें हमने किया ही है कि हमने कहा है कि हम जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जिसमें एक्स वाई और जी इस पोजीशन पे तो ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को डिफाइन करें. लेकिन अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो मैं आपसे कहूँ कि एक्स भी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी के तौर पे डिफाइन है, वाई भी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी के तौर पे डिफाइन है, और जेड भी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी के तौर पे डिफाइन है. मसलन r इक्वल टू 3t स्क्वायर i प्लस 4t क्यूब j प्लस 6t क्यूब k के तौर पर डिफाइन है. अब मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए जिस तरह अभी बात की है कि चूंकि तीनों x y z आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन है, आप इनको एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो जनरली हम उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. डॉट का मतलब क्या है कि इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक्स डॉट का मतलब क्या है कि dx बाई डी टी, वाई डॉट का मतलब क्या है dy बाई डी टी, z डॉट का मतलब क्या है कि dz बाई डी टी. सो अगर आपके पास x डिफाइन था 3t स्क्वायर के तौर पे तो आपके पास x डॉट क्या आ जाएगा, वो 6t आ जाएगा. इसी तरह y डिफाइन था 4t क्यूब के तौर पे तो y डॉट आपके पास 4t क्यूब का डेरिवेटिव लें, इट इज गोइंग टू बी 12t स्क्वायर, तो आपके पास y डॉट जो है वो 12t स्क्वायर हो जाएगा. सो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम इसी वेलोसिटी वेक्टर को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास डबल डॉट आ जाता है. डबल डॉट का क्या मतलब है? इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक्स डबल डॉट का क्या मतलब है? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. यानी अगर आपके पास x 3t स्क्वायर था तो x डॉट 6t हो गया, x डबल डॉट जो है वो आपके पास 6 हो जाएगा. तो इस तरह डबल डेरिवेटिव आपने लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दो डॉट्स जो है वो डबल डेरिवेटिव को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो वेलोसिटी के लिए तमाम टर्म्स का आप सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन के लिए उन तमाम टर्म्स को आप दो दफ़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं. यानी x डबल डॉट, y डबल डॉट और z डबल डॉट से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है i, j और k एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? जी सर, थैंक यू. ओके, और किसी को इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्स वाई जी कंपोनेंट्स के हवाले से कोई इशू? अभी आप देखेंगे ये एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हमने क्यों चूज किए हैं, क्योंकि इसमें ये टर्म्स ज़रा ज़्यादा सिंपल है. मसलन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी एक्स आई, तो चूंकि उसमें आई जो आपका यूनिट वेक्टर है वो ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है बाय द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर, तो इसलिए वो एक तरह से कांस्टेंट होके बाहर आ गया और dx बाई dt आपका x डॉट बन गया. अगले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरह इतने सिंपल नहीं है. जो एनटीवी कोऑर्डिनेट सिस्टम है या आर थीटा वी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वजह क्या है कि उसमें आपकी जो एक्सेस हैं वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती हैं. अब जब एक्सेस चेंज हो रही होंगी अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, तो फिर इशू क्या आएगा कि ये दोनों x और i विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही होंगी. i नहीं, वहाँ कोई दूसरा यूनिट वेक्टर होगा, तो आपको इसको फिर दो टर्म्स होंगी जिनको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है. उस सूरत में आप किस तरह डेरिवेटिव लेंगे? कोई मैथमेटिक्स याद है कि अगर आपके पास d बाई डी टी हो दो टर्म्स का और वो दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हो, तो फिर किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं? एनीवन वॉलंटियर? dy by dt multiply by dt by dx. नहीं, वो तो आप चेन रूल बता रहे हैं ना. अगर आपके पास d बाई डी टी है और आगे ब्रैकेट में a एंड b हैं, यानी दोनों a जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, b भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो फिर उस पूरी टर्म का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. और वो प्रोडक्ट रूल क्या है कि आप पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डेरिवेटिव लेंगे. सो अगर d बाई डी टी ए भी है तो
पहले a को कांस्टेंट रखा dv by dt, फिर प्लस b को कांस्टेंट रखा da by dt। तो उस सूरत में चूंकि वो एक्सेस आपकी चेंज हो रही होती है, तो आपको फिर इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आसानी क्या है कि आपकी जो तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई जी एक्सिस, वो फिक्स हैं। अगर वो एक्सिस फिक्स हैं तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे किसी भी इंस्टेंट पे, और बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आ रही। लिहाजा आई, जे और के यहाँ एज अ कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगे, और आपके पास dx by dt, dy by dt और dz by dt होगा, जो कि x डॉट, y डॉट और z डॉट बन जाएंगे। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।